तो हमें करना क्या है, हमको दिया रहेगा मास, मास से कन्वर्ट करना है हमको मोल में, मोल को मोल से कंपेयर करना है एंड जो पूछा गया उसकी वैल्यू निकाल देनी है, दैट्स ऑल। आप किसी को भी किसी से कंपेयर कर सकते हैं, किसी को भी किसी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन पहले स्टेज पे तो क्या होगा कि जिसका आपको मास दिया गया है उससे आप मोल निकालेंगे एंड फिर स्केलेटन की हेल्प से, ये जो स्केलेटन रिएक्शन है, स्केलेटन आई मीन टू से इस जो मेन केमिकल रिएक्शन है उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे कि इसके मोल को इसके मोल से कंपेयर करेंगे एंड बाकियों की वैल्यू निकालेंगे। एक बार अगर किसी एक की वैल्यू भी निकल जाती है तो उसकी हेल्प से आप बाकियों की निकाल सकते हैं, तब जरूरी नहीं कि आप उस पहले वाले से ही निकालें। ओके, चलो देख लेते हैं ये, अगर ये समझ में आए तो ठीक, नहीं तो जो अगला एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूं आप उसको देख लीजिए। तो अगला सवाल ये है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मीथेन, हाउ मैनी ग्राम्स of methane are required to produce 22 gram of CO2। 22 ग्राम ऑफ CO2। अगर आपको 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना है तो आपको कितने ग्राम ऑफ मीथेन चाहिए। ओके, तो बात वही है, सबसे पहले स्केलेटन रिएक्शन, तो मीथेन मतलब CH4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव यू CO2 प्लस H2O। अब बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंस कर देने के बाद ये जो है ये 2O2 बनता है और ये 2H2O बनता है, राइट। ओके, तो आपको यहां पर क्या दिया हुआ है इस बार आपको दिया है 22 ग्राम ऑफ CO2, तो दिस इज 22 ग्राम। तो पहले आप 22 ग्राम को मोल में चेंज करेंगे, तो एक मोल में 44 ग्राम 44 ग्राम, तो 22 ग्राम में कितना होगा, आधा मोल होगा, हाफ मोल। ठीक है, व्हाट विल बी दिस विल बी द हाफ मोल। क्लियर है ना, 44 ग्राम में एक मोल, तो 22 ग्राम में आधा मोल। ओके, अब सुनिए, यहां पर आपसे बोला गया है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड, ये जो मीथेन है ये कितना चाहिए होगा। तो अब जरा देखिए कोफिशिएंट, देखिए मैं कोफिशिएंट को रेड में लिख रहा हूं, ये कोफिशिएंट 1 है इसका मीथेन का, 2 ऑक्सीजन का है, 1 CO2 का है एंड 2 वाटर का है। ठीक है, कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, जब एक CO2 बनता है तो एक CH4 बर्न होता है, एक CO2 बनता है तो एक CH4 बर्न होता है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखिए कि हाफ CO2 बन रहा है, हाफ मोल ऑफ CO2 बन रहा है, इसका मतलब हाफ मोल ऑफ CH4 बर्न हुआ होगा। तो देखिए कंपेयर करने के बाद हमें जो मिलता है CH4 दैट विल बी हाफ मोल, है कि नहीं। देखो 1 to 1 का मुकाबला है ना, 1 मोल ऑफ CH4 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CH4 1 मोल ऑफ CO2। तो बस अगर CO2 यहां पर आधा मोल है तो इसका मतलब मीथेन भी यहां पर आधा मोल रहा होगा। अब इसको ऊपर की तरफ रिप्रोड्यूस कर दीजिए, तो हाफ मोल मतलब कितना CH4, तो CH4 कितना होता है 12 + 4 16, तो 16 ग्राम में 1 मोल होता है, तो आधा मोल में कितना होगा 8 ग्राम, आधा मोल में 8 ग्राम एंड दैट्स योर आंसर। आपको बोला गया था कि कितने ग्राम ऑफ मीथेन की जरूरत पड़ेगी अगर आपको 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना है, तो हमारा आंसर आ गया यहां पर 8 ग्राम, दैट्स ऑल। लेकिन हम बाकी चीज भी निकालेंगे, बाकी चीज कैसे, जैसे हम लोग वाटर भी निकाल लेंगे। अब देखिए वाटर निकालने के लिए जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि आप एक बार एक क्वांटिटी निकल गई ना, तो बाकी चीजों के लिए आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं किसी के साथ, लाइक आप CO2 को वाटर से कंपेयर कर सकते हैं या फिर आप मीथेन को वाटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, किसी को भी किसी के साथ कर सकते हैं निकालने के लिए आंसर। हाँ, बट ऑक्सीजन को आप वाटर के साथ यहां कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की तो वैल्यू आपने निकाले ही नहीं ना, तो जो निकाले होंगे उसकी वैल्यू से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप CO2 को वाटर से कंपेयर करते हैं, तो CO2 बोलता है कि अगर मैं 1 मोल बनूंगा तो वाटर तू 2 मोल बनना, तो यहां पर CO2 कितना बन रहा है आधा मोल, तो वाटर कितना बनना चाहिए 1 मोल, तो ये लो वाटर कितना बना 1 मोल। ठीक है, बात समझ में आई। CO2 कहता है कि अगर मैं 1 मोल बनूंगा तो वाटर को 2 मोल बनना पड़ेगा, तो अगर CO2 आधा मोल बनेगा तो वाटर 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो 1 मोल का वजन कितना होगा 18 ग्राम। तो यहां पर मैंने CO2 को कंपेयर किया H2O के साथ, आप चाहो तो मीथेन को कंपेयर कर सकते थे H2O के साथ, मीथेन को कर सकते थे। अगर आप मीथेन को भी करते तो भी सेम आंसर आता, क्योंकि मीथेन का एंड वाटर का रिलेशन क्या है, मीथेन बोलता है कि अगर मैं 1 मोल जलूंगा तो वाटर 2 मोल बनेगा, मीथेन यहां पर कितना मोल जला हाफ, तो इस हिसाब से वाटर कितना बनना चाहिए 1। क्लियर, एकदम सीधा साधा फंडा है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन को आप चाहो तो मीथेन के हिसाब से भी निकाल सकते हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से भी निकाल सकते हो, आप वाटर के हिसाब से भी निकाल सकते हो। तो आपको क्या चाहिए, किसी के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आप मीथेन के साथ कंपेयर करते हैं तो मीथेन और ऑक्सीजन का रिलेशन क्या है। मीथेन बोलता है कि जब मैं 1 मोल जलूंगा तो ऑक्सीजन तो 2 मोल जलना मतलब ऑक्सीजन तो वैसे जलाने में हेल्प करता है, बट ठीक है, एक उसके लिए, एक फ्लो के लिए, जब 1 मोल ऑफ मीथेन यूज होता है तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है। तो अगर यहां पर मीथेन ½ मोल यूज हुआ तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना हुआ होगा, 1 मोल हुआ होगा। तो ये लो कंपेयर करने के बाद ये जो ऑक्सीजन निकल के आ रहा है दैट विल बी 1 मोल, दैट विल बी 1 मोल। अगर CO2 के साथ कंपेयर करते, CO2 के साथ, तो क्या CO2 से भी इसको 1 मोल ही मिलना था। अगर आप वाटर से कंपेयर करते तो वाटर एंड ऑक्सीजन का रिलेशन क्या है, वाटर एंड ऑक्सीजन का रिलेशन क्या है, बराबर का है। वाटर के भी 2 मोल, ऑक्सीजन के भी 2 मोल, देखो दोनों का कोफिशिएंट 2 है। तो वाटर अगर बोलता है कि मैं 1 मोल बन रहा हूं तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना यूटिलाइज हुआ होगा, 1 मोल। तो किसी को भी किसी से कंपेयर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंपेयर उसका करना है जिसकी वैल्यू आपको पता हो, जिसकी पता ही नहीं है उसकी वैल्यू कहां से कंपेयर करेंगे। ओके, ऑलराइट, तो ऊपर प्रोड्यूस कर दीजिए। तो 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 25 ग्राम, 32 ग्राम। नाउ अब लेफ्ट साइड का टोटल मास और राइट साइड का टोटल मास देखिए, लेफ्ट साइड का टोटल एंड राइट साइड का टोटल। तो 32 + 8 कितना, 32 + 8 कितना, 40 ग्राम। राइट साइड का देखिए 22 + 18 कितना, 40 ग्राम। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि जो टोटल मास रिएक्टेंट का था वही टोटल मास प्रोडक्ट का है। इसलिए कहते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बस ये होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पर फॉलो हो रहा है। दूसरी चीज, आपने जो क्वेश्चन किया है ये सही है कि नहीं है उसको पता लगाने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है, कि आप मास को चेक कर लीजिए। सो 40 ग्राम, राइट साइड में भी 40 ग्राम, दैट्स क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, कैलकुलेट द मास ऑफ iron which will be converted into its oxide, which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 18 gram of steam on it, 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। ओके, तो ये आपके सामने दे रखा है सवाल, राइट। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, वही सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस। तो रिएक्शन क्या है यहां पर, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो ये देखिए, ये आयरन है, दिस इज द आयरन। आप आयरन को ऑब्वियसली किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं यहां पर, स्टीम के साथ। देखो क्या बोल रखा है कि आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। स्टीम मतलब क्या, वाटर। और क्या बना रहा है ये, Fe3O4। क्या बना रहा है, Fe3O4। साथ साथ में क्या यहां पर हाइड्रोजन अलग बच के रह रहा होगा, जरा सोच के देखो। आयरन है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एक तो Fe3O4 बन रहा है, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में कि जो बनने वाली जो चीज है वो क्या है, Fe3O4। और जो बचेगा वो क्या, हाइड्रोजन, क्योंकि बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन कहां जाएगा, वो भी तो बचेगा ना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज बैलेंसिंग। तो इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस में देखिए ऑक्सीजन 4 है, तो मैं जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है उसको रेड में लिखता हूं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब H2O के आगे भी 4 आ जाएगा। आयरन यहाँ पर 3 है, तो 3 आयरन, एंड उसके बाद हाइड्रोजन 4 2 8, 4 2 8। तो ये देखिए, ये आ गया बैलेंसिंग, ये हो गया बैलेंसिंग। तो हमने एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, 18 ग्राम ऑफ स्टीम। आपको बोल रखा है कि जो वाटर है वो 18 ग्राम है, वाटर इज 18 ग्राम, ठीक है ना। आपके पास जो अवेलेबल वाटर है वो 18 ग्राम है। तो मुझे बताइए 18 ग्राम मतलब कितना मोल हो गया, 18 ग्राम मतलब कितना मोल हो गया, 1 मोल हो गया। 18 ग्राम मतलब 1 मोल, ठीक है। तो वाटर हमने निकाल लिया, और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि कितना मास ऑफ आयरन चाहिए, आपको आयरन कितना चाहिए। चलिए आयरन निकाल लेंगे।
साथ साथ में Fe3O4 भी निकाल लेंगे और साथ साथ में हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो निकालें। सबसे आसान क्या होगा इसमें से निकालना, हाइड्रोजन, Fe3O4 या Fe? सबसे आसान कौन होगा यहां पे निकालना, जरा देखो, ऑब्जर्व करो। सबसे आसान यहां पर कौन होगा निकालना हमारे लिए, सबसे आसान यहां पर कौन होगा? आई होप सो कि हाइड्रोजन निकालना सबसे ज्यादा आसान है। हाइड्रोजन निकालना सबसे ज्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का कोफिशिएंट देखो एंड वाटर का कोफिशिएंट देखो, दोनों सेम है। हाइड्रोजन बोलता है मैं 4 बनूंगा, कब? जब वाटर के 4 मोल्स रिएक्ट करेंगे। मतलब जब मैं बात कर रहा हूं ना मोल्स की, तो सब मोल्स में ही है, ठीक है, भले मैं मोल्स ना बोलूं उसके आगे, लेकिन एवरीथिंग इज इन द मोल्स। तो जब 4 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट करते हैं तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। जब 4 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट करते हैं तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है ना। तो आप जरा देखिए इधर पे देखिए कि अगर 1 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनेगा, है ना, एकदम 1 to 1 का है। मैं 4 चॉकलेट खाऊंगा तो तुम भी 4 खाने का, अगर मैं 1 खाऊंगा तो तुम भी 1, तो यही डील है इसके बीच में, वाटर एंड हाइड्रोजन के बीच में। 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो 4 मोल ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ वाटर, बस वही किस्सा है। तो अब इसको उल्टा रिप्रोड्यूस कर दीजिए, तो रिप्रोड्यूस, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? 2 ग्राम। कितना होता है? 2 ग्राम होता है। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि आयरन Fe3O4 कितना प्रोड्यूस होगा? Fe3O4 कितना प्रोड्यूस होगा? तो चलो अब आप यहां पर देखो Fe3O4 कितना प्रोड्यूस होगा। नाउ वाटर का एंड Fe3O4 का रिलेशन देखिए, वाटर का एंड Fe3O4 का रिलेशन देखिए। जब वाटर के 4 मोल रिएक्ट करते हैं तो Fe3O4 का 1 मोल बनता है। जब वाटर के 4 रिएक्ट करते हैं तो Fe3O4 का A बनता है, यहां पर साइड में लिख देता हूं। जब 4 वाटर रिएक्ट करते हैं तो 1 Fe3O4 बनता है। अगर वाटर का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, है कि नहीं? ये देखो, ये जो 4 है वो राइट साइड में चला जाएगा। तो 4 वाटर पे 1 Fe3O4 है, इसका मतलब 1 वाटर पे 1/4 ऑफ Fe3O4 होगा, बस। तो क्योंकि वाटर यहां पर 1 मोल है तो Fe3O4 कितना होगा? 1/4 ऑफ 1 मोल। कितना होगा? 1/4 ऑफ 1 मोल। अरे एकदम सीधा सा क्लियर कट फंडा है। वाटर अगर 4 तो Fe3O4 1, तो वाटर अगर 1 तो Fe3O4 1/4, बस। अब इसको ऊपर की तरफ रिप्रोड्यूस कर दीजिए। अच्छा, Fe3O4 का कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो Fe मतलब 56 और ऐसे 3 है प्लस 16 × 4, तो ये कितनी वैल्यू होगी? 16 4 जा 64 और ये कितना हो गया? 168। तो 8 और 4 12, 6 और 6 12 और 1 13, 232, राइट। तो 1 मोल, तो इसके मामले में 1 मोल जो है Fe3O4 में 1 मोल का वजन 232 ग्राम है। तो 1/4 का क्या होगा? तो दोनों साइड से आप 1/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया? तो ये हो गया 58 ग्राम। दिस इज 58 ग्राम। तो ऊपर की डायरेक्शन में जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 58 ग्राम, राइट। तो Fe3O4 कितना प्रोड्यूस हुआ? 58 ग्राम। एक और चीज, अब आप आयरन बताइए, आयरन कितना होगा? तो आयरन, आप क्या चाहते हैं कि आयरन का कंपैरिजन आप वाटर के साथ करें या Fe3O4 के साथ करें या H2 के साथ करें? किसके साथ कंपेयर करें? क्या लगता है ज्यादा आसान क्या है? करने के तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। आयरन निकालने के लिए हम कंपैरिजन वाटर के साथ भी, Fe3O4 के साथ भी एंड H2 के साथ भी कर सकते हैं, बट बेटर क्या होगा? मेरा अंदाजा तो यह है कि Fe3O4 के साथ कर लो, वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन 1:3 का है। क्योंकि अगर Fe3O4 1/4 मोल रिएक्ट कर रहा है तो आयरन कितना होगा? 3/4 होगा। सी द थिंग इज, अगर Fe3O4 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, Fe3O4 अगर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो आयरन सीधा ट्रिपल कर रहा है। Fe3O4 अगर 1 मोल रिएक्ट करता है तो आयरन ट्रिपल कर रहा है, तो अगर Fe3O4 1/4 कर रहा है तो आयरन कितना करेगा? ट्रिपल ऑफ 1/4। तो ट्रिपल ऑफ 1/4 कितना होता है? 3/4 मोल ऑफ 1 मोल। बात समझ में आई क्या? 3/, या फिर सिंपली मैं इसको लिखता हूं 3/4 मोल, है ना, 3/4 मोल, करेक्ट, 3/4 मोल। ये बात समझ में आई? आप चाहो तो वाटर के साथ कंपेयर करके देखो। वाटर के साथ क्या कंपैरिजन है? चलो मैं यहां पर लिखता हूं वाटर के साथ कंपैरिजन, कि जब 3 आयरन रिएक्ट करते हैं तो 4 वाटर रिएक्ट करता है।
तो अगर एक वाटर रिएक्ट करेगा तो आयरन कितना होगा 3/4। वाटर के साथ ही कंपेयर करके देख लो, जब 3 आयरन तो 4 वाटर, तो अगर एक वाटर तो 3/4 ऑफ आयरन, इसीलिए यहां पर 3/4 मोल लिखा है। बस अब इसको उल्टा रिप्रोड्यूस कर दीजिए ऊपर की डायरेक्शन में, तो आयरन होता है 36, है ना। आयरन का जो 1 मोल है, 1 मोल आयरन का वजन 56 ग्राम होता है। तो 3/4 का कितना होगा, तो लेफ्ट साइड में 3/4, राइट साइड भी 3/4, तो कितना 14, 14 3 जा 42, तो कितना आ गया ये 42 ग्राम। दिस इज द 42 ग्राम। अब हमने जो किया है उसको चेक करने का तरीका क्या है कि LHS का वजन एंड RHS का वजन सेम होना चाहिए। तो LHS में देखो 42 + 18, तो 40 + 10 50 और 10 60, तो लेफ्ट साइड का टोटल वजन जो है रिएक्टेंट का वो 60 ग्राम आ रहा है। राइट साइड देखिए 58 + 2 इज 60 ग्राम, ठीक है 60 ग्राम। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है। एक और काम की बात मैं आपको बताता हूं, अगर तो आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो एक मेथोडोलॉजी आप अपना सकते हैं, सब निकालने का जरूरत नहीं है, आखिरी वाले को सॉल्व करने का करो ही मत। जैसे मतलब लेट्स से कि आपने वाटर का निकाल दिया, आपने यहां पर Fe3O4 का निकाल दिया, आपने हाइड्रोजन का निकाल दिया। मान लो इस मेथोडोलॉजी से वाटर का तो दिया ही था, आपने Fe3O4 निकाल लिया, आपने H2 निकाल लिया, तो आयरन को अलग से निकालने का जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करिए, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मान लो मैंने अभी आयरन का निकाला नहीं है, लेट्स से कि मैंने आयरन का निकाला नहीं है, तो आयरन का मैं x ले लेता हूं वजन। तो जरा देखो x प्लस वाटर का वजन कितना 18 ग्राम इक्वल टू 58 ग्राम प्लस 2 ग्राम। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, तो x विल बी इक्वल टू 58 + 2 60, 60 - 18 ग्राम, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 60 - 18 दैट इज 42 ग्राम। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट को कंपेयर कर करके आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट टाइम बचाने के लिए जो आखिरी वाला है उसको आप निकाल लीजिए, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। उसमें जो आपको नहीं पता है उसको x लिख लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये सिर्फ आखिरी वाले के लिए, सिर्फ आखिरी वाले के लिए, ओके। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ना, तो सभी को इसी वे में कंपेयर कर करके निकालिए। तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। बाद में तो कर ही सकते हैं। और इस मेथोडोलॉजी से करने का एक और फायदा, ये जो मैं हर एक को कंपेयर कर करके निकाल रहा हूं ना, इससे कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होंगे, साथ साथ में जब मैं करता हूं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो मुझे मिलता है दोनों इक्वल, और इससे मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस जो मैंने किया है वो सही किया है। तो चेकिंग भी हो गई साइड बाय साइड। लेकिन अगर आप सबसे आखिरी वाले का मास इसी मेथोडोलॉजी से निकालेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपने जो किया है वो सही किया या गलत किया है, वो कंफ्यूजन में रहेगा, सस्पेंशन में रहेगा। तो बेटर यह है कि अपनी स्पीड बढ़ाइए और हर चीज को कंपैरिजन बेसिस पे निकालिए, तो तुरंत आपको चीजें कंफर्म भी हो जाएंगी। और अगर बाई चांस कोई गलती हुई होगी और आपने नोटिस कर लिया कि यार मेरा लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास सेम नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं और जो आपके मार्क्स एग्जाम में कटने वाले होंगे वो भी बच सकता है। क्लियर है? ओके, तो चलो अब आप बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगर कोई चीज आप कॉपी नहीं कर पाए तो पॉज कर लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। चलो फिर अगला सवाल है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। पहला जो आपको कैलकुलेट करना है, हु इज लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा, what is the maximum amount of water formed। तीसरा, the amount of reactant
अनरिएक्टेड। तो ये 3 चीजें आपको यहां पर निकालनी है कि 4 ग्राम ऑफ वाटर, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, ये जो शब्द है लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो पहले खत्म हो गया, जिसने रिएक्शन को लिमिट लगा दी। लिमिट लगा दी मतलब रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि पहले खत्म हो गया। अब एक चीज सोचो, सुनो, मान लो एक एग्जांपल के लिए ये A है और ये B है, A प्लस बी रिएक्ट होता है और आपको प्रोडक्ट देता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, A के आगे कोफिशिएंट 1 है एंड B के भी आगे कोफिशिएंट 1 है, तो अगर 1 मोल ऑफ A रिएक्ट करता है तो 1 मोल ऑफ B रिएक्ट करता है। जैसे HCl के मामले में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करेगा, राइट। नाउ हुआ ये कि सामने वाले ने A ले लिया 100 मोल्स एंड B ले लिया 98 मोल्स। तो अब मुझे बताओ कि क्या यहां पर पूरे तरीके से प्रोडक्ट बन पाएगा या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रह जाएगा? जरा देखो यहां पर, क्या यहां पर पूरी तरीके से प्रोडक्ट बनेगा या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रह जाएगा? डेफिनेटली यहां पर एक्स्ट्रा रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ये A बच जाएगा, क्योंकि 98 मॉलिक्यूल ऑफ A 98 मॉलिक्यूल ऑफ B के साथ तो रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। 98 मॉलिक्यूल ऑफ A 98 मॉलिक्यूल ऑफ B के साथ तो रिएक्ट कर लेंगे। ये जो 2 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बच जाएंगे A के, वो रह जाएंगे। तो जो जल्दी खत्म हो जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर जो B है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो गया, इसलिए वो लिमिटिंग रिएजेंट है। एक और एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे एक अगर आपको चश्मा बनाना है, तो चश्मे के लिए आपको लगता है 1 फ्रेम प्लस 2 लेंस, ठीक है, उससे बन के तैयार होता है आपका चश्मा, ठीक है। दिस इज योर चश्मा, राइट, गॉगल्स। तो 1 फ्रेम एंड 2 लेंस। मान लो एक सामने वाला बंदा वो 100 फ्रेम लेके आया एंड 200 लेंस लेके आया, 100 फ्रेम 200 लेंस। तो क्या इन 100 फ्रेम एंड इन 200 लेंस से परफेक्ट चश्मा बनके तैयार हो जाएगा? यस। क्या कुछ बचेगा यहां पर? मतलब फ्रेम एक्स्ट्रा रह गया जो यूटिलाइज नहीं हुआ, या लेंस रह गया जो यूटिलाइज नहीं हुआ, क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि हर एक फ्रेम को 2 लेंस की जरूरत पड़ती है, तो 100 फ्रेम को 200 लेंस की जरूरत पड़ेगी, मैटर खत्म। कोई यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बचा, कुछ नहीं बचा यहां पर, सब कंज्यूम हो गया। लेकिन अगर मान लो सामने वाले ने 100 फ्रेम लिए एंड 190 लेंस लिए, अब क्या होगा? आपको लगता है कि आपको पूरी तरीके से चश्मा मिल पाएगा? लगता है नहीं, क्योंकि 100 फ्रेम को 200 लेंस का जरूरत था, पर लेंस की यहां पर कमी पड़ गई। तो जिसकी कमी पड़ जाती है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहां पर इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। कौन? लेंस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि लेंस कम पड़ गया। इस वजह से जब आप चश्मा बनाओगे तो आप नोट करोगे कि कुछ फ्रेम यहां पर बच गए हैं, कितने फ्रेम यहां पर बच गए हैं? कितने? तो आप यहां पर देखोगे कि 190 लेंस पे 95 फ्रेम्स तो बन जाएंगे, मतलब 95 चश्मे तो बन जाएंगे, 95 चश्मे बन जाएंगे, ठीक है, 95 बन जाएंगे, प्लस फ्रेम कितने रह जाएंगे? 5। तो देखो ये जो लेंस है यहां पर, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये पहले खत्म हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। एंड जो इसका पड़ोसी होता है, जैसे यहां पर इसका पड़ोसी क्या है? लेंस का फ्रेम है, तो फ्रेम वो है जो एक्सेस है। तो फ्रेम यहां पर कौन है? एक्सेस है। फ्रेम इज एक्सेस ओवर हियर। ऊपर वाले केस में ए जो था ये एक्सेस था। तो याद रखिएगा कि जब भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो जल्दी खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसे हम बोलते हैं कि ये एक्सेस है, ये एक्सेस रह गया है। ये सब किस्सा क्यों होता है? ये सब तब होता है जब हमको रिएक्शन करानी होती है और हम जो सामग्री लेके आते हैं, जो रिएक्टेंट लेके आते हैं, वो कैलकुलेटेड नहीं होती है। किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा ले लिया, है ना, किसी को कम ले लिया, किसी को ज्यादा ले लिया और रिएक्टर करा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो बच जाती है। जैसे घर में खाना बनाते वक्त क्या होता है, हम जो चीजें यूज करते हैं खाना बनाने के लिए,
जैसे जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, फिर ये काली मिर्च हो गई, नमक हो गया, ठीक है, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, व्हाटएवर, ये जितनी भी चीजें, क्या हम ये कैलकुलेट करके लेके आते हैं क्या कि एक तराजू ले लिया, कैलकुलेट किया कि हाँ भाई इतना ही लगेगा तो मार्केट से हम उतना ही लेके आएंगे? करते हैं हम लोग? ऐसा नहीं करते हैं। इस वजह से आप नोटिस करोगे कि जब भी खाना बनता है कुछ ना कुछ रह जाता है, एक्सेस में रह जाता है। जब हम खाना बनाते हैं तो किसकी कितनी भूख है वो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है, कई बार हमारे को खाना कम पड़ जाता है तो हम बोल देते हैं कि अरे यार आज तो पेट ही नहीं भरा ढंग से, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ये। और कई बार ऐसा होता है कि खाना बच जाता है तो वो एक्सेस हो गया। तो जब चीजें कैलकुलेटेड नहीं होती हैं, जब सामने लेने वाला रिएक्टेंट को रैंडमली ले लेता है, तब जाकर के या तो लिमिटिंग रिएजेंट बच जाता है। अब यहां पर दोनों ही चीज होता है, एक जल्दी खत्म हो जाता है तो एक बच जाता है, तो एक यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा और एक यहां पर क्या होगा, एक्सेस में होगा। क्योंकि दो रिएक्टेंट है ना, कम से कम दो रिएक्टेंट तो होते ही हैं, तो अगर एक कम पड़ गया तो बदले में दूसरा क्या होगा, एक्सेस हो गया। ये एक जल्दी खत्म हो गया तो ये दूसरा एक्सेस हो गया। तो इसी सिलसिले में चीजें चलती रहती हैं। मान लो इसी चश्मे वाले का एग्जांपल देख लो। मान लो इस बार ऐसा हुआ कि फ्रेम तो 100 है, फ्रेम है 100, लेकिन सामने वाला 220 लेंस लेके आ गया। फ्रेम 100 है, लेंस 220 लेके आ गया। अब मुझे बताओ, अगर 220 लेंस हैं तो 220 लेंस को कितने फ्रेम की जरूरत पड़ेगी? 220 लेंस को कितने फ्रेम की जरूरत पड़ेगी? 110। क्या आपके पास 110 फ्रेम है यहां पर? क्या 110 फ्रेम है? नहीं। तो यहां पर कम कौन पड़ गया? फ्रेम। इसलिए जो फ्रेम होगा ये इस बार लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एंड ये जो 220 लेंस है ये एक्सेस बन जाएगा। ये जो लेंस होंगे ये एक्सेस में होंगे। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट हम किसको बोलते हैं, जो जल्दी खत्म हो जाता है। नाउ अब रिएक्शन लिखते हैं। तो यहां पर ये बोल रखा है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सो हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है, ऑलराइट। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, दिस वन इज 2H2O एंड यहां पर हो जाएगा 2H2, यहां पे कुछ नहीं है तो 1। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आपको क्या दे रखा है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए हाइड्रोजन है यहां पर 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम। तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? गलती से भी वजन को देख के डिसाइड मत करना कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे आपने यहां पर देखा कि हाइड्रोजन 4 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है, हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये गलती कभी मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि रिएक्ट पार्टिकल्स की संख्या करती है, पार्टिकल का वजन रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। ये 4 ग्राम 32 ग्राम ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें आने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए समझो, मान लो कि हमको एक गुच्छा बनाना था, एक बंडल बनाना था, एक एप्पल का एंड एक नींबू का। हमको गुच्छा बनाना था, एक एप्पल और एक नींबू, हमको इसको वाइंड अप करके एक साइड में रख देना था, ठीक है। अब क्या हुआ, सामने वाले ने 1 किलो नींबू ले लिया, 1 किलो नींबू ले लिया एंड 2 किलो एप्पल ले लिया। 1 किलो नींबू 2 किलो एप्पल, तो एक एप्पल को हम टाई अप कर देंगे एक नींबू के साथ। तो अब मुझे बताइए यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? अगर आप मास के हिसाब से देखें, वजन के हिसाब से, तो आप नोट करेंगे वजन के हिसाब से तो नींबू आपने 1 किलो लिया है, जबकि एप्पल आपने 2 किलो लिया है, तो आप बोल देंगे कि नींबू लिमिटिंग रिएजेंट है वजन के हिसाब से देखेंगे तो, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि असली में देखो क्या हुआ होगा, नींबू भले ही 1 किलो है लेकिन नींबू के दाने छोटे छोटे होते हैं, तो 1 किलो में आपको 20 दाने मिल गए, नींबू के 1 किलो में 20 दाने मिल गए। और एप्पल का 1 किलो में 4 ही दाने आते हैं, तो 2 किलो में 8 दाने होंगे। तो भले ही आपने एप्पल को 2 किलो लिया है लेकिन दाने तो 8 ही आ रहे हैं ना, जबकि नींबू में आपने लिया 1 किलो है लेकिन दाने 20 आ रहे हैं। अब आप एक चीज सोचो, जब आप टाई अप करेंगे एक एप्पल को एक नींबू के साथ, तो एक एप्पल एक नींबू, एक सेट अलग, एक एप्पल एक नींबू एक अलग, ऐसे करके आप 8 ही सेट बना पाएंगे, क्योंकि एप्पल तो 8 ही है ना। 8 एप्पल 8 नींबू के साथ जुड़ करके सेट बना लेंगे, एक्सेस में क्या रह जाएगा, नींबू। कितने नींबू रह जाएंगे, 12 नींबू। तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है जो पहले खत्म हो गया, एप्पल। एप्पल आपने 2 किलो लिया था, उसके बाद भी एप्पल पहले खत्म हो गया।
नींबू आपने कम लिया था लेकिन फिर भी नींबू बचा हुआ है, तो वजन के हिसाब से कभी एस्टिमेट नहीं करना कि कौन लिमिटिंग है। क्या करो, पार्टिकल्स में चेंज करो, मोल्स में चेंज करो, मोल को मोल से लड़ाओ, अब बताओ कि कौन लिमिटिंग है कौन नहीं है, ठीक है ना। तो चलो अब हम क्या करेंगे, H2 ग्राम से 4 ग्राम, तो 4 ग्राम का कितना मोल हो जाएगा, तो H2 2 मोल में H2 मतलब 2 ग्राम में 1 मोल, तो 4 ग्राम में 2 मोल, दिस इज 2 मोल। ऑक्सीजन 32 ग्राम में कितना रहा होगा, 1 मोल, है कि नहीं। अब यहां पर जरा देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डील क्या है। ऑक्सीजन कहता है कि अगर मैं 1 रिएक्ट करूंगा तो हाइड्रोजन तू 2 रिएक्ट करना, अगर मैं 1 रिएक्ट करूंगा तो हाइड्रोजन तू 2 रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन को कितना रिएक्ट करना चाहिए, 2 मोल। क्या हाइड्रोजन 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, यस। तो क्या यहां पर सामने लेने वाले ने एकदम बराबर कैलकुलेशन से लिया है, जितना ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन 1 मोल चाहिए था एंड हाइड्रोजन 2 मोल चाहिए था, तब जाके दोनों परफेक्टली रिएक्ट करेंगे और कुछ नहीं बचेगा। क्या यहां पर ऐसा किस्सा है, बिल्कुल। तो यहां पर कुछ एक्सेस बचेगा नहीं। क्या यहां पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा, नहीं, क्योंकि यहां पर बराबर लिया हुआ है यार, 1 ऑक्सीजन तो 2 हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन, अरे एकदम क्लियर कट फंडा है। तो यहां पर नो लिमिटिंग रिएजेंट। हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट ओवर हियर, नो वन, ठीक है। यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नो वन, देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट ओवर हियर, ठीक है, नो वन। कोई भी यहां पर एक्सेस नहीं है और कोई भी यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये हो गई एक बात। दूसरा सवाल ये कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म होगा, ये लो कंपेयर कर लो। आप चाहो इसमें तो हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हो, ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते हो, किसी के साथ भी कर सकते हो कंपैरिजन, किसके साथ करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना ज्यादा आसान है, क्योंकि हाइड्रोजन का कोफिशिएंट भी वही है, वाटर का कोफिशिएंट भी वही है, तो सेम कोफिशिएंट, सस्ते में निपट जाएगा। तो हाइड्रोजन 2 तो वाटर भी 2, तो यहां पर हाइड्रोजन 2 मोल है तो वाटर भी 2 मोल। आप ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते थे, ऑक्सीजन का 1 मोल तो वाटर का 2 मोल, तो यहां पर ऑक्सीजन का 1 मोल तो वाटर का 2 मोल, अरे एकदम साफ है भाई, तो इसको उल्टा रिप्रोड्यूस कर दो। तो 1 मोल ऑफ वाटर मतलब 18 ग्राम, तो 2 मोल मतलब 32, एक सेकंड, 18 टू 36, यस 36 ग्राम। तो वाटर यहां पर कितना हो गया, 36 ग्राम। चेक करने के लिए क्या करोगे, LHS एंड RHS का वजन देख लो टोटल, तो LHS 32 प्लस 4 36, तो 36 ग्राम। राइट साइड देखो, टोटल 36 ग्राम। इसका मतलब हमने सही किया है, तो चेक हो गया। तो कंपैरिजन करते करते सारे कंपैरिजन करके निकालोगे तो आपको एक 100% सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि यस मैंने सही किया है, और अगर गलत होगा तो तुरंत पता चल जाएगा और आप तुरंत वैल्यूज दे करके उसको सही कर सकते हैं। तो दूसरे का आंसर, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड, कितना H2O बना, 36 ग्राम। अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस था जो अनरिएक्टेड था, 0, क्योंकि कोई बचा ही नहीं, तो अनरिएक्टेड कहां से हो गया, कोई बचा नहीं, सब तो अच्छे तरीके से यूज हो गए, राइट। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए, पॉज करिए, इसको उतारिए एंड इसके बाद चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं यहां लिख देता हूं अगला सवाल है कि 84 kg of nitrogen, 84 kg of nitrogen react with 12 kg of hydrogen to form ammonia, इसका भी वही सवाल, who is the limiting reagent, दूसरा सवाल, calculate the amount of unreacted substance या फिर अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, सब्सटेंस से बेटर है अगर हम लोग रिएक्टेंट लिखें इसको, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। एंड द थर्ड वन इज अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड,
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। तो क्या करेंगे आप लोग, पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करेंगे एंड फिर उसके बाद आंसर चेक करेंगे। तो चलिए पॉज करिए, देखिए इसका सॉल्यूशन। 84 kg ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 12 kg ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस क्या करेंगे यहां पर हम लोग, ये यहां पर 2 आ जाएगा, दिस विल बिकम 2, और यहां पर क्या आ जाएगा 3H2, और यहां कुछ नहीं है तो 1। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3। दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, राइट। ये यहां पर है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब कौन कितना दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। जरा देखो नाइट्रोजन कितना है, 84 किलो, अरे 84 किलो का मतलब 84,000 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है, 12,000 ग्राम। क्यों, क्योंकि 12 किलो मतलब 12,000 ग्राम। आपको बोल रखा है कि कौन है जो लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन है जो एक्सेस है और कितना है वगैरह वगैरह, ये सब पूछा गया है। तो पहले क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो मोल्स में कन्वर्ट करो। नाइट्रोजन का जो वजन होता है वो कितना होता है, 14 × 28, तो N2, तो 1 मोल बनता है 28 ग्राम्स में, राइट। ये नाइट्रोजन का मोलर, N2 का मोलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास। तो गिवन मास इज 84,000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 28। तो कट करोगे तो कट करने के बाद ये आएगा 3000 मोल्स, 3000 मोल, ठीक है, राइट। तो ये कितना है हमारे पास नाइट्रोजन, 3000 मोल्स। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, तो हाइड्रोजन का गिवन मास है 12,000 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का है 2। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, ये 6,000 है ना, 6,000 सब कट करने के बाद 6,000 मोल्स। तो हाइड्रोजन है हमारे पास 6,000 मोल्स। ओके, अब कौन यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है, वजन के हिसाब से तो देखना मत, कंपेयर करो। नाइट्रोजन कहता है हाइड्रोजन को, सुनो, नाइट्रोजन कहता है हाइड्रोजन को, जब मैं 1 रिएक्ट करूंगा तो तू 3 रिएक्ट करना, मैं जब 1 रिएक्ट करूंगा तो 3 रिएक्ट करना। तो नाइट्रोजन यहां पर बोलता है कि मैं 3000 रिएक्ट कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन कितना करेगा, 3000 का ट्रिपल, कितना 9000। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के मुकाबले ट्रिपल रिएक्ट करता है। नाइट्रोजन अगर 1 तो हाइड्रोजन 3, तो नाइट्रोजन अगर 1000 तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 9000। अगर नाइट्रोजन 3000 तो हाइड्रोजन 9000। क्या हाइड्रोजन के पास 9000 मोल्स है, क्या हाइड्रोजन के पास 9000 मोल्स है, नहीं है। तो कौन कम पड़ गया यहां पर, कौन कम पड़ गया, हाइड्रोजन कम पड़ गया। सो हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। एक सवाल हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि नहीं नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, देखो ना हाइड्रोजन तो ज्यादा है, हाइड्रोजन तो 6000 है और नाइट्रोजन तो 3000 है, तो हाइड्रोजन कैसे कम पड़ गया। सी, उनकी डील क्या हुई थी, रिएक्शन के दौरान उनकी डील क्या हुई थी। नाइट्रोजन बोला कि जब मैं 1 दूंगा तो हाइड्रोजन को 3 देना पड़ेगा, ये उनकी डील हुई थी, ये उनकी डील हुई थी। तो डील के हिसाब से देखो, अगर नाइट्रोजन बोल रहा है मैं 3000 देने को तैयार हूं, तो हाइड्रोजन को कितना देना चाहिए फिर 9000। क्या 9000 वो दे पा रहा है, उसके पास है ही नहीं 9000, तो कहां से देगा, राइट। इसीलिए हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट, क्योंकि डील भी देखनी पड़ेगी, इन्होंने आपस में डील क्या किया था वो भी देखना पड़ेगा। वन मोर थिंग, जब नाइट्रोजन ने बोला हाइड्रोजन के कि 9000 दे, हाइड्रोजन बोला भैया मेरे पास तो है नहीं 9000, क्या करूं मैं। तो दूसरा सवाल नाइट्रोजन क्या पूछेगा उसको कि चल बता तेरे पास कितना है। जैसे होता है ना फ्रेंड लोग के आपस में पार्टी का डिस्कशन होता है कि ये तेरा बर्थडे आ गया पार्टी दे, तब तक वो बंदा बोलता है अरे यार पार्टी के लिए उतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो दोस्त क्या बोलता है, अरे कितना है तेरे पास, कितना है, जो भी होगा हम कर लेंगे उसमें एडजस्टमेंट, यही होता है। पहले तो वो बोलते हैं कि चलो भाई पिज़्ज़ा खिला दो, पिज़्ज़ा है 450 रुपये का, आपने पूछा उसको चल पिज़्ज़ा के लिए चल, तो मेरे पास पिज़्ज़ा के लिए पैसा नहीं है यार, इतना पैसा नहीं है। तो क्या सवाल आता है आपका, कितना पैसा है।
तो बोलता है मेरे पास 150 रुपये। अरे चल 150 तो 150 ही सही, कहीं जाकर के हम लोग बर्गर खा लेंगे 150 रुपये का, राइट? ऐसे ही होता है। तो वही चीज यहां पर भी हो रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को पूछता है कि तेरे को 9000 देने हैं, दे। हाइड्रोजन बोलता है मेरे पास 9000 नहीं है। तो नाइट्रोजन पूछता है तो कितने हैं? तो हाइड्रोजन बोलता है मेरे पास 6000 है। फिर नाइट्रोजन दिमाग लगाता है कि अगर हाइड्रोजन 6000 दे रहा है तो फिर मुझे 6000 का 1/3 देना पड़ेगा, मतलब मुझे 2000 देना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का 1/3 दे रहा है ना, या ऐसा बोल सकते हो कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल दे रहा है, एक ही बात है। हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन का ट्रिपल दे रहा है ना, तो अगर हाइड्रोजन 6000 दे रहा है तो नाइट्रोजन को कितना देना चाहिए? 2000, क्योंकि 2000 का ट्रिपल ही तो 6000 होता है ना। ओके, तो अगर यहां पर सुनिएगा, अगर यहां पर हाइड्रोजन पूरे के पूरे 6000 का इस्तेमाल कर रहा है, 6000 का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसे कितना देना होगा? इसे देना होगा 2000, इसे देना होगा 2000। समझ रहे हो ना 2000 कैसे आया? क्योंकि 6000 का 1/3 2000 होता है। जब नाइट्रोजन 1 देता है तो हाइड्रोजन 3 देता है, तो नाइट्रोजन जब 2000 देगा तब जाके हाइड्रोजन 6000 बनेगा। ओके, तो अब मुझे बताओ एक्स्ट्रा यहां पर बच कितना गया? एक्स्ट्रा यहां पर बच कितना गया? 1000 मोल्स जो है 1000 मोल्स ऑफ N2 अनरिएक्टेड रह गए हैं, अनरिएक्टेड रह गए हैं, ठीक है ना? क्योंकि जब हाइड्रोजन 6000 दे रहा है तो नाइट्रोजन कितना देगा? 2000 देगा। भाई यही तो डील हुई है। तो 1000 मोल जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएंगे। इसीलिए अब देखो इस इक्वेशन में मैं नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, इसमें नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, और नाइट्रोजन के इसमें मैं लिख रहा हूं 1000, नाइट्रोजन के इसमें मैं लिख रहा हूं 1000 मोल्स। क्यों? क्योंकि ये वो 1000 मोल्स हैं जो अनरिएक्टेड रह गए हैं। देख रहे हो, ये जो 1000 मोल्स हैं जो अनरिएक्टेड रह गए हैं, ये मैंने वहां पर लिख दिया राइट हैंड साइड में। ओके, ये राइट हैंड साइड में लिख दिया। तो क्या आप इस 1000 मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम्स में? तो नाइट्रोजन का जो 1 मोल है उसका वजन कितना होता है? 28 ग्राम। तो 1000 मोल्स का वजन कितना होगा? 28,000 ग्राम। तो इसका मतलब कितना नाइट्रोजन रह गया एक्सेस में? 28,000 ग्राम। 28,000 ग्राम नाइट्रोजन एक्सेस में रह गया है। अब कोई मुझे बता सकता है कि अमोनिया कितना बना होगा? अमोनिया कंपेयर करो, किसी को भी किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो। आप चाहो तो नाइट्रोजन को NH3 के साथ कंपेयर कर सकते हो, या हाइड्रोजन को NH3 के साथ कर सकते हो, किसी को भी किसी के साथ कर सकते हो, है ना? तो एक काम करता हूं, मैं राइट साइड वालों को ही कंपेयर करता हूं। राइट साइड का जो नाइट्रोजन है, राइट साइड का जो नाइट्रोजन है उसको मैं लेफ्ट साइड वाले के साथ कंपेयर करता हूं, अमोनिया के साथ कंपेयर करता हूं, है ना? तो कंपैरिजन में क्या मिलेगा? अच्छा, एक काम यहां पर ये करो, सुनो, एक काम यहां पर ये करो कि LHS का टोटल मास एंड RHS का टोटल मास आपस में जोड़ दो और उससे अमोनिया निकाल लो। निकाल सकते हैं ना? हाँ, वो अलग बात है कि हमको जो ये मेथोडोलॉजी है ये सबसे लास्ट केस में ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज बेटर तो यही होगा कि ये वाला कंपैरिजन वाला ही करें हम लोग। तो एक वाला मेथोडोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, एक काम करते हैं, उसको लास्ट में करते हैं, ठीक है? फिलहाल यहां पर ये काम करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बोल रहा था कि किसी को भी किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर एक चीज ये ध्यान रखना कि ये जो एक्सेस वाला है, एक्सेस वाले को थोड़ा होल्ड करके रखो। ये जो अमोनिया है, ये जो 2NH3 बन रहा है, 2NH3 कितना होना चाहिए? मतलब ये जो अमोनिया है यहां पर 2NH3 जो बन रहा है ये कितना होना चाहिए? अगर नाइट्रोजन के 2000 मोल यूटिलाइज हो रहे हैं तो अमोनिया कितना बनना चाहिए? क्या ये 4000 मोल बनना चाहिए? क्या ये 4000 मोल बनना चाहिए? सी द थिंग इज, इसको कंपेयर मत करो। वैसे मैंने बोला है आपको कि किसी को भी किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, बट ये जो एक्सेस वाला है ना, इस एक्सेस वाले के साथ कंपेयर मत करो, ठीक है? इस एक्सेस वाले के साथ कंपेयर मत करो। एक बार फिर से सुनो, इस एक्सेस वाले के साथ कंपेयर मत करो, और उसकी वजह यह है कि ये जो एक्सेस है ये तो बच गया है, ये थोड़ी रिएक्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो अमोनिया बन रहा है, सुनो, ये जो अमोनिया बन रहा है वो नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के रिएक्शन से बन रहा है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के रिएक्शन से बन रहा है अमोनिया। बट ये जो नाइट्रोजन राइट साइड में आ रहा है, प्रोडक्ट साइड की तरफ आ रहा है, ये तो एक्सेस वाला है ना, इसके लिए इसको कंपेयर नहीं करना है। हाँ, वैसे वो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि किसी को भी किसी से कंपेयर करो, लेकिन हाँ, इसमें यह है कि ये जो एक्सेस वाला है इसको कंपेयर नहीं करना है। सो प्लीज लीव दिस, इस बंदे को बख्श दो, ये वाला जो है इसे बख्श दो, ठीक है?
इसे छोड़ दो, इसको कंपेयर नहीं करना है। ओके चलो डन। अच्छा ये मिट गया, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज द XS1, ये नाइट्रोजन, ये XS1 है, ध्यान रखना एक्सेस को कंपेयर नहीं करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले नाइट्रोजन को कंपेयर किया अमोनिया के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन अगर 1 मोल रिएक्ट होगा तो अमोनिया कितना बनेगा, 2 मोल। लेफ्ट हैंड साइड में जब नाइट्रोजन रिएक्ट होगा तो अमोनिया कितना बनेगा, 2 मोल। यहां पर नाइट्रोजन कितना रिएक्ट हो रहा है, 2000 मोल, तो अमोनिया कितना बनना चाहिए, 4000 मोल। बस अब इसको उल्टा कर दो, अमोनिया का कितना होता है 14 + 3 17 है ना, 14 + 3 17, तो 17 मतलब 1 मोल में 17 ग्राम होते हैं। तो 4000 मोल में कितना होगा, 4000 मल्टीप्लाई और राइट साइड में भी 4000 मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 000 68000, मतलब कि ये हो जाएगा 68,000 ग्राम, ये हो जाएगा 68,000 ग्राम। ओके अब चेक कर लेते हैं क्या लेफ्ट साइड का टोटल मास और राइट साइड का टोटल मास सेम है। तो लेफ्ट साइड का टोटल मास कितना हो गया, 84 kg + 12 kg, कितना हो गया, तो ये हो गया 96 kg है ना। लेफ्ट साइड का वजन कितना हो गया टोटल 96 kg। राइट साइड का देखते हैं, 68 kg + 28 kg, कितना हो गया 68 + 28, 8 और 8 16, इस राइट साइड का 8 और 8 16, 6 और 1 7 8 9 96 ग्राम, 96 kg, सॉरी 96 kg। तो देख रहे हो लेफ्ट साइड का वजन भी 96 kg और राइट साइड का वजन भी 96 kg, तो दोनों साइड का 96 kg का वजन है। इसका मतलब हमने जो आंसर किया वो सही किया है। मैंने आपको ये बोला था कि अमोनिया आप एड अप करके निकाल सकते हो, लेफ्ट साइड का टोटल वजन इक्वल टू राइट साइड का टोटल वजन, अमोनिया को x की वैल्यू ले लो और आप इससे x की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन ये जो x की वैल्यू आप निकालते हो ये आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपने जो क्वेश्चन किया वो सही किया है या नहीं किया है। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप पूरे एलोबरेट करके कंपेयर करके निकाल लीजिए, अगर आपके पास वक्त है तो। और अगर बहुत ही ज़्यादा लैग करो तब वो मेथोडोलॉजी अपना सकते हो, लेकिन उसमें भी फिर आपको एक्यूरेसी अच्छी होनी ज़रूरी है, वरना फिर वही बात हो जाएगी कि गलत हो गया, तो गलत करके फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर कम से कम गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने गलत किया है और आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। ओके दूसरी चीज़ कि ये जो एक्सेस बच गया है इससे कंपेयर करके नहीं निकालना है बाकी क्वांटिटीज, एक्सेस वाले से बाकी क्वांटिटीज नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि एक्सेस वो है जिसने तो रिएक्ट ही नहीं किया, वो तो अलग हो गया, वो तो साइड में हो गया, तो उससे कभी नहीं निकालेंगे आप। तो जो भी आप कंपेयर करके निकालेंगे वो उनसे निकालेंगे जिनका रिएक्शन में हिस्सा है, या तो वो रिएक्ट कर रहे हो या तो वो प्रोडक्ट बने हो। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो बच जाता है, बचा हुआ ना तो रिएक्टेंट, ना तो बचा हुआ ना तो रिएक्ट किया था और ना ही ये प्रोडक्ट है, इसलिए इसके साथ कभी कंपेयर नहीं करना है। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन, प्रोडक्ट हो सकता है, रिएक्टेंट हो सकता है, बाय कंपैरिजन मेथड। तो मोल कॉन्सेप्ट यहां पर भी आ गए हैं, लेकिन यहां पर हमने रिएक्शन के हेल्प से चीजों को सॉल्व किया, रिएक्शन के कोफिशिएंट को कंपेयर कर करके। तो इसके ऊपर मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एंड इसमें महारत हासिल कीजिए।